हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने सीडीपी के पाठ्यक्रम में प्रथम चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसके नोट्स आपके लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज मनोविज्ञान के द्वितीय चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ चूँकि जैसा कि मैंने प्रथम लेक्चर में बताया था आपके लिए, यहाँ आपके लिए एक्सप्लेनेशन मिलेगा व टेलीग्राम पे आपके लिए जितना भी कंटेंट है उसका नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों एक चैप्टर जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके नोट्स टेलीग्राम पे, जो कि सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है चैनल, उस पर आपके लिए प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं शून्य से शिखर तक जाने वाली इस सीरीज़ में, जो कि हम एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम द्वितीय चैप्टर पे आए हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा क्या है इसमें, शिक्षा, और दूसरा शब्द है हमारा मनोविज्ञान। शिक्षा व मनोविज्ञान। अब देखिए जानते हैं शिक्षा क्या है। तो चूंकि शिक्षा का यदि एक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन करना। जबकि मनोविज्ञान का अर्थ होता है, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने इसका अध्ययन किया था कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। क्योंकि शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। एक एक शब्द को हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए व्यवहार में परिमार्जन, परिमार्जन का अर्थ होता है कि नए व्यवहार का जन्म देना या व्यवहार में परिवर्तन करना। और परिवर्तन किस व्यवहार में, जो कि व्यवहार पहले से है। जन्म किसका, जो कि हुआ ही नहीं है, कोई नया व्यवहार जन्म देना। तो परिमार्जन का अर्थ होता है कि व्यवहार का क्या करना, नए व्यवहार का जन्म देना या पुराने व्यवहार में परिवर्तन करना। अर्थात जैसा कि किसी प्राणी के अंदर जो व्यवहार नहीं है, यदि शिक्षा के द्वारा उस व्यवहार को क्या कर दें, हम उसकी उत्पत्ति कर दें या उसको जन्म दे दें, तो जन्म देना ही कहलाता है हमारा क्या, परिमार्जन। जबकि मनोविज्ञान शब्द की बात करें यदि, तो मनोविज्ञान शब्द का है अर्थ व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। जो कि ये चैप्टर व इसकी उत्पत्ति, जनक आदि संबंधी व इसके विकास क्रम संबंधी जो भी था वो सब हम लेक्चर 1 और 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चूंकि आज का टॉपिक हमारा मुख्य रूप से क्या है, शिक्षा। चलिए जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। यदि हम दोनों को जोड़ दें, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, तो क्या बनेगा हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। क्योंकि इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि आखिर ऐसा कारण क्या रहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। ऐसा कोई भी कारण रहा होगा जिस कारण से क्या रहा, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो वह कारण था हमारा, वह कारण क्या था कि शिक्षा तो पहले से ही दी जाती थी, जैसे कि आज शिक्षा दी जा रही है, इसी प्रकार शिक्षा पहले भी दी जाती थी। लेकिन मुख्य कारण इसका क्या रहा कि व्यवहार का अध्ययन करने के बाद ही शिक्षा दी जाए। तो जैसा कि यदि हम पहले की बात करें, जब गुरुकुल हुआ करते थे, यदि पहले की हम बात करें तो जब पहले छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी, तब उसके व्यवहार में ये नहीं देखा जाता था कि उस बच्चे के लिए क्या आता है, कितना आता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये आदि जो मुख्य बिंदु थे, इन बिंदुओं को ध्यान में ना रखते हुए उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी। जबकि यदि हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो हमारी कैसी है, वो आधुनिक शिक्षा है। वर्तमान समय की शिक्षा कैसी है हमारी, आधुनिक शिक्षा है। इस आधुनिक शिक्षा में इस शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी कि भाई जो हम जिस छात्र के लिए
जिस विद्यार्थी के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, हमारे लिए आवश्यक है उस छात्र का जान लेना कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है। पूर्व ज्ञान का अर्थ होता है पहले से कितना आता है, उस छात्र के व्यवहार क्या है, उस छात्र के अंदर रुचि कितनी है। रुचि का अर्थ ये है जानना, जानने की जिज्ञासा। छात्र का व्यवहार कैसा है, रुचि कैसी है, उसका पूर्व ज्ञान कैसा है। तो इन अनेक जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद ही वर्तमान समय में जो आधुनिक शिक्षा है, इस शिक्षा को क्या करा जाता है, उसको दिया जाता है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। तो ये इसका मुख्य कारण है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान, व्यवहार, उसकी रुचि, जिज्ञासा, तत्परता आदि का जान लेना और इसके बाद उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेना, उसके बाद क्या करना, उसको शिक्षा प्रदान करना। इसी को कहते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि इसके नाम से ही अर्थ उत्पन्न हो रहा है ये कि किसी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करके उसको शिक्षा प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्योंकि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, उसको शिक्षा देना क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान क्या मिलकर बनता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो कि आज का हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर 2 भागों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से। तो भाई मनोविज्ञान हम प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे की श्रृंखला को देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा चैप्टर रहेगा वह क्या रहेगा, हमारा आज का शिक्षा रहेगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस चैप्टर के लिए देख सकते हैं, उनकी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं आपके लिए। उनके नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है जिस नाम से चैनल ये यूट्यूब चैनल है अपना, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके लिए सारी PDFs चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है उसकी PDF आपको नोट प्रोवाइड करा दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। शिक्षा, जो कि अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। जो कि शिक्षा क्या है, अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। क्योंकि ये शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है। कैसे, संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, सीखना या सिखाना। जिसका अर्थ क्या होता है हमारा, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अब आप कहेंगे कि सीखना सिखाना दोनों क्यों, तो दोनों इसलिए, यदि हम किसी को शिक्षा देते हैं उस समय क्या रहा है, जो सामने वाला शिक्षा ग्रहण करता है वो क्या करता है, वो सीखता है। लेकिन उसको सिखाते समय हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अर्थात शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि सामने वाले के लिए क्या कर देना, शिक्षित कर देना, उसे शिक्षा प्रदान कर देना। उसको शिक्षा देने के साथ साथ ही हम भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो खुद का सीखना व सामने वाले को सिखाना, इन दोनों को ही क्या कहते हैं, हम शिक्षा कहते हैं। जो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है। ये तो रहा इसका हिंदी रूपांतरण। यदि हम बात करें इसके अंग्रेजी वाले के, तो अंग्रेजी रूपांतरण की यदि हम बात करें तो ये अंग्रेजी रूपांतरण जो कि एजुकेशन है, ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के, ये अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से मिलकर बना है, जिसमें ई और डुको, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से, ई का अर्थ होता है हमारा अंदर से, और डुको का अर्थ होता है बाहर की ओर। डुको का अर्थ क्या होता है हमारा कि अंदर से, ई का अर्थ है अंदर से, डुको का अर्थ होता है बाहर की ओर विकसित करना, बाहर की ओर विकसित करना। अब देखिए किसके लिए विकसित करना, तो ये अंदर से का अर्थ ये है कि प्राणी के आंतरिक व्यवहारों को बाहर निकाल कर क्या करना, उसका विकास करना, या आंतरिक व्यवहारों को, गुणों को, आंतरिक व्यवहारों या गुणों को बाहर निकाल कर क्या करना, विकसित करना ही क्या कहलाता है, एजुकेटम कहलाता है। और जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से उत्पत्ति हुई है किसकी, एजुकेशन की, जिसका हिंदी रूपांतरण है हमारा क्या,
शिक्षा। अर्थात यदि एक लाइन की परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति के व्यवहारों को बाहर निकालकर विकसित करना या बाहर निकालते हुए विकसित करना ही क्या कहलाता है, हमारा शिक्षा कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए। ये कुछ पॉइंट हैं, आप याद रखना कि जैसे एजुकेशन शब्द किस लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम में ई का अर्थ क्या होता है, तो ई का अर्थ होता है अंदर से, जबकि डुको DUCO डुको का अर्थ होता है बाहर की ओर, अर्थात अंदर से बाहर की ओर जो विकसित करे वही हमारा क्या है, शिक्षा है। अंदर से बाहर की ओर यदि विकसित करे वही हमारी क्या है, शिक्षा है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यदि हम बात करें इस शिक्षा की प्रकृति की, कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकृति की शिक्षा है, तो प्रकृति की शिक्षा में यदि बात करें तो पहला बिंदु आता है कि इसकी शिक्षा, इस शिक्षा की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। शिक्षा की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक अर्थ ये कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक रहे वह अमेरिका के रहे। शिक्षा मनोविज्ञान में जो सर्वाधिक योगदान दिया वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग किया प्राणियों पर प्रयोग करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिन सिद्धांतों के आधार पर कि इन सिद्धांतों से ही यदि शिक्षा दी जाए तो उत्तम और सर्वोत्कृष्ट शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि प्राणी का क्या हो पाएगा, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। एक दिशा में ना होकर चहुमुखी या सभी दिशाओं में क्या होगा, व्यक्ति का विकास होगा या प्राणी का विकास होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, इसे वैज्ञानिक प्रकृति माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, वैज्ञानिक प्रकृति माना जाता है। यदि हम बात करें दूसरी प्रकृति की, दूसरी प्रकृति है इसकी कि शिक्षा में नियम व सिद्धांत हैं, नियम या सिद्धांत हैं। अर्थात कि जो मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्राणियों पर अध्ययन किए, उससे कुछ नियम का निर्माण हुआ, कुछ सिद्धांतों का निर्माण हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा यदि विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आता है तो प्रवेश आते समय उसका हम क्या करते हैं, उसका एक जो टेस्ट लेते हैं हम, उस टेस्ट में क्या देखा जाता है, उस टेस्ट में बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उस टेस्ट में बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारों में जैसे अगर जैसे बात करें तो उसका पूर्व ज्ञान कि बच्चे को कितना आता है, उसकी रुचि, बच्चे की रुचि कितनी है, उसकी तत्परता मतलब बच्चा सीखना कितना चाहता है, बच्चा सीखना कितना चाहता है। तो इन आदि जो बिंदु हैं, जो उसके बिंदु हैं, इन बिंदुओं को जानना या इन बिंदुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उसका एक नियम का क्या करना, पालन करना कहलाता है। दूसरा शब्द रहा है इसमें सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये कहते हैं कि विद्यार्थी के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाए वह शिक्षा कैसी हो, वह शिक्षा उस विद्यार्थी के मतलब बालक के बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित का अर्थ होता है कि जो दी जाने वाली शिक्षा है वह दी जाने वाली शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होकर, विषय वस्तु केंद्रित ना होकर कैसी हो, बाल केंद्रित हो। अर्थात बालक के लिए कितना आ रहा है, बालक क्या सीखना चाहता है, बालक की रुचि किस क्षेत्र में है, बालक किस समय सीखना चाहता है, इन आदि बिंदुओं के लिए क्या हो, केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए। केंद्र का अर्थ ये नहीं है कि बीच में रखकर, केंद्र का अर्थ ये है कि जो शिक्षक शिक्षार्थी के लिए जो शिक्षा प्रदान करने जा रहा है वो शिक्षा का स्तर कैसा हो, बालक की मानसिक स्तर के बराबर हो, मानसिक स्तर से उच्च ना हो। उच्च का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा यदि कक्षा 5 का है, एक बच्चा यदि कक्षा 5 का है तो कक्षा 5 वाला जो छात्र है वह छात्र आप उसको शिक्षा क्या दें, 5वीं कक्षा की ही दें, कहते हैं उसे। क्यों, क्योंकि उसका मानसिक स्तर कहाँ है, उसका मानसिक स्तर इस लेवल का है, इस स्तर का है जो कि 5वीं में है, 5वीं में है। अब यदि आप उसको शिक्षा दें कौन सी की, 8वीं की, तो क्या वह ग्रहण कर पाएगा, नहीं ना। तो ये प्रकृति में नियम व सिद्धांत कहते हैं कि हम उन सिद्धांतों का, उन नियमों का पालन करें जिनसे शिक्षा कैसी हो, उत्तम हो पाए। आई होप आपको ये दो प्रकृति समझ में आई होंगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर प्रकृति आती है
शिक्षा की ये कहती है कि बच्चों के लिए या छात्रों के लिए शिक्षा कब दी जाए, कैसे दी जाए, व कहाँ दी जाए। कब, कैसे और कहाँ। अब आइए जानते हैं तीनों बिंदुओं के लिए क्या कहते हैं। कब, कब का अर्थ ये है कि शिक्षा आप ये नहीं कि बच्चे को रात के 10 बजे उठाया कि बेटा उठो पढ़ाई करो, सुबह 2 बजे बच्चे के लिए उठा दिया मॉर्निंग में ही, बेटा उठो शिक्षा ग्रहण करो। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं, एक उचित समय हो। ये क्या हो, एक उचित समय हो। और वह समय किसके अनुसार हो, वह समय छात्र के अनुसार हो। वह समय किसके अनुसार, छात्र के अनुसार हो। अर्थात जब छात्र क्या चाहता है, सीखना, जब छात्र क्या हो, सीखना चाहता हो तब उसे सिखाया जाए, तब नहीं कि जब वह सीखना नहीं चाहता हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कैसे। तो कैसे का अर्थ ये है, आप उन नियमों का, सिद्धांतों का पालन करें, आप उन उपायों का प्रयोग करें, उन माध्यमों का प्रयोग करें जिन माध्यमों से बच्चा क्या हो, आसानी से सीख पाए। जिन माध्यमों से क्या हो, बच्चा आसानी से सीख पाए। अर्थात आप वह उदाहरण दें जो उदाहरण क्या हो, बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हो। अब सपोज कीजिए आप बच्चे के लिए ऐसा बता रहे हैं, मतलब मानसिक स्तर से क्या है, उच्च है। अब बच्चे ने यदि नहीं देखा, मान लीजिए थोड़ा उदाहरण ले लीजिए, बच्चे ने यदि साइकिल ही नहीं देखी है, अब आप बताओ उसके लिए फ्लाइट के बारे में, प्लेन के बारे में, क्या समझ पाएगा, नहीं ना। तो बच्चे क्या है, मानसिक स्तर जिस लेवल का हो, मानसिक स्तर जितना हो उस स्तर के अनुसार उसे क्या दें, शिक्षा दें। उसका माध्यम कैसा रहे, जो माध्यम उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हो। दैनिक जीवन का अर्थ ये है कि वो अपनी दिनचर्या में जो वस्तुएं देखता है, आप उनका उदाहरण दे के समझाएं, जिससे क्या होगा, बच्चा उस आपकी दी हुई शिक्षा के लिए उस बिंदु को अपने जीवन से जोड़ेगा, और जब वही वस्तु उसके समक्ष आएगी तो दोनों में संबंध स्थापित कर पाएगा, और संबंध स्थापित करके उसको आसानी से समझ पाएगा। ये कहता है इसका दूसरा बिंदु, शिक्षा की प्रकृति का ये बिंदु कहता है कि कैसा माध्यम हो, तो माध्यम वह हो जो क्या हो, बाल केंद्रित हो। आइए आगे जानते हैं कि कहाँ, शिक्षा कहाँ दी जाए। कहाँ का अर्थ ये है कि शिक्षा देने के लिए, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ ये, कि शिक्षा देने के लिए वह उत्तम स्थान हो। शिक्षा देने के लिए वह उत्तम स्थान हो जहाँ जन्म दे सके किसे, शैक्षिक वातावरण के लिए। किसे, शैक्षिक वातावरण के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है साइकोलॉजी का, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार प्रयोग होगा पूरी सीडीपी के अंतर्गत। तो क्या कहता है, शैक्षिक वातावरण जहाँ उत्पन्न हो सके उस स्थान पे क्या दो, आप उसे शिक्षा दो। अब बात आती है शैक्षिक वातावरण क्या होता है। तो ऐसा वातावरण जो शिक्षा देने के लिए कैसा हो, अनुकूल हो। शिक्षा देने के लिए अनुकूल हो, जहाँ कोई भी परिस्थिति ऐसी ना हो जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करे, या जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य में क्या हो, बाधा उत्पन्न हो। तो किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो। मतलब ये सिंपल सा इसका कि उचित स्थान हो, उचित समय हो, उचित क्या हो उसके माध्यम हो, या उचित क्या हो उसके सारे उपकरण आदि हों। आप जिन जिन उपकरणों का, सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा देते समय, वो सब कैसे हो, शिक्षा के अनुकूल हो, कोई भी प्रतिकूल ना हो। जैसे उदाहरण मान लीजिए, यही कारण है कि शिक्षा विद्यालय में क्यों दी जाती है अधिकतम। बच्चा घर पे भी तो पढ़ सकता है। कारण ये है कि शैक्षिक वातावरण उतना अच्छा उत्पन्न नहीं हो पाता घर पे जितना कि कहाँ हो जाता है, विद्यालय में। क्योंकि विद्यालय में क्या है, विद्यालय में हमारा औपचारिक शिक्षण होता है। औपचारिक अनौपचारिक दो शब्द होते हैं। औपचारिक का अर्थ होता है कि ऐसी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का अर्थ ये है कि ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा में समय स्थान कैसे हो, निश्चित हो। जैसे कि विद्यालय का समय निश्चित होता है, यदि मॉर्निंग में बच्चों को जाना है 8 बजे तो 8 बजे ही जाएगा। यदि उसका डिपार्चर टाइम, मतलब छुट्टी का समय यदि 2 बजे है 2 बजे ही होगा। ये कहता है उचित स्थान। दूसरा क्या हो, निश्चित स्थान हो, निश्चित समय हो गया, निश्चित स्थान हो। अब स्थान का मतलब विद्यालय। बच्चा विद्यालय में शिक्षण कार्य करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह विद्यालय में ही करेगा, ऐसा नहीं रोड पे कर सकता है। तो जहाँ समय स्थान कैसे हो, निश्चित हो, ऐसी शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जिसमें समय स्थान निश्चित ना हो उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो शैक्षिक वातावरण कहता हो, शैक्षिक वातावरण जहाँ पे क्या हो, सब कुछ अनुकूल हो,
ऐसे अनुकूल वातावरण को शैक्षिक वातावरण कहते हैं और उसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा क्या होती है, एक उत्तम शिक्षा होती है। तो ये कुछ प्रकृतियां हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। वैज्ञानिक इसलिए माना जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा प्राणियों पर क्या किए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोग किए, उनसे निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों के आधार पर आज की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, टिकी हुई है, इसलिए इसको वैज्ञानिक प्रकृति माना जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट का था नियम सिद्धांत। तो जो प्रयोग वगैरह हुए, इन प्रयोगों से सिद्धांत नियम आदि निकल कर आए जिनके आधार पर शिक्षा दी जाती है। कब? तो जब बच्चे का क्या हो, मन हो। मन का अर्थ ये कि वह रुचि उसके अंदर हो, वह तत्पर हो सीखने के लिए, तब शिक्षा प्रदान की जाए। कैसे? तो वह माध्यम, जिन माध्यमों से क्या हो, आसानी से शिक्षा दी जा सके। कहाँ? तो शैक्षिक वातावरण में, जहाँ वातावरण कैसा हमारा अनुकूल हो। आई होप आपके लिए प्रकृति समझ आई होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति के कुछ रूप हैं जिन रूपों के आधार पर क्या हो, शिक्षा दी जाती है। यदि किसी को किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए आगे जानते हैं। शिक्षा प्रकृति के बाद आती है शिक्षा की उपयोगिता, कि आखिर उपयोगिता क्यों है, क्या आवश्यकता है कि शिक्षा दी ही जाए, क्या आवश्यकता है कि शिक्षा दी ही जाए। तो देखिए शिक्षा करती क्या है, तो भाई शिक्षा क्या करती है, स्वयं को या स्वयं का व बालक का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अर्थ होता है नजरिया, बालक का या स्वयं का दृष्टिकोण कैसा करती है। स्वयं का यहाँ स्वयं का अर्थ है शिक्षक के लिए और बालक का अर्थ है यहाँ छात्र के लिए या शिक्षार्थी के लिए। बालक का व शिक्षक का दृष्टिकोण, जो नजरिया है उसका, उस नजरिया में क्या करती है, परिवर्तन करना या परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा उपयोगी है। अर्थात एक बच्चा जब विद्यालय नहीं आता है, अर्थात बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया, प्रवेश लेने से पहले वह छात्र कैसा होता है, जब प्रवेश ले लेता है उसके बाद वह छात्र कैसा होता है, तो क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, उसके दृष्टिकोण मतलब नज़रिए में परिवर्तन करने के लिए कि भाई समाज में कैसे रहना है, किस नज़रिए का प्रयोग करना है हमारे लिए। और साथ साथ शिक्षक के लिए भी कि जब शिक्षक ग्रहण करता है, मैंने जैसा कि बताया ना, शिक्षा का अर्थ क्या होता है हमारा कि सीखना और सिखाना। सीखने का अर्थ ये कि सिखाने का अर्थ ये बालक का दृष्टिकोण बदलना, सीखने का अर्थ ये कि खुद का दृष्टिकोण बदलना। आई होप इतना समझ आया होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं दूसरी उपयोगिता। तो दूसरी उपयोगिता हमारी कहती है कि बालक के प्रति प्रेम हो, सहानुभूति हो, समदर्शी भाव हो, अपनाने में सहायक हो। जैसे बालक के प्रति क्या हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो आदि की जो उपयोगिता कहती है कि जो आप शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, आप जो शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं वह शिक्षा उपयोगी इसलिए है क्योंकि वह उत्पन्न करती है बालक के अंदर क्या, प्रेम, बालक के अंदर उत्पन्न करती है सहानुभूति, बालक के अंदर उत्पन्न करती है अनेकों भय गुण। जो गुण क्या है, एक समाज में नैतिक गुण है, वह क्या है, जो समाज में हमारे नैतिक गुण है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा भाई एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द जो कि लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसमें ई का अर्थ होता है अंदर की ओर, व डुको का अर्थ होता है विकसित करना, किधर, तो बाहर की ओर। अर्थात वह प्रक्रिया या वह माध्यम जिस माध्यम से अंदर के व्यवहारों को बाहर की ओर क्या किया जाए, विकसित किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम, शिक्षा कहते हैं। ये कुछ प्रकृति रही, उसकी कुछ उपयोगिताएं रहीं। ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम जानते हैं इसकी परिभाषाएं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषाएं। तो जो कि यदि परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं आपको स्क्रीन पर दिखेंगी और मैं इधर आपके लिए इनकी व्याख्या करता रहूँगा। आप परिभाषाओं के लिए स्क्रीन पर देखते रहें, साथ साथ जो उनके कीवर्ड हैं उन कीवर्डों को नीचे अंडरलाइन कर लें। जो नोट्स करने के बाद, चूँकि आपके लिए नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार स्क्रीन पे देखें साथ में, और इधर मैं आपकी व्याख्या एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ और उधर आप स्क्रीन पे देखते रहें। जैसे कि पहली व्याख्या है हमारी स्वामी विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद जी का शिक्षा संबंधी क्या
परिभाषा दी उन्होंने। विवेकानंद जी, देखिए विवेकानंद जी क्या कहते हैं, इनका मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना ये था कि मनुष्य की अंतर्निहित मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, ये कीवर्ड है। आप नोट करने के बाद इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन कीवर्डों से ही परिभाषा के लिए, कथन के लिए पहचाना जाता है कि कथन किसका है। तो विवेकानंद जी का मानना ये था, विवेकानंद जी ने कहा कि भाई जो व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णताएं हैं, पूर्णता का अर्थ होता है उसके आंतरिक वे सारे व्यवहार जो कि क्या अंदर समाये हुए हैं, उनको क्या करना, अभिव्यक्त करता है, बाहर की ओर निकालना, कि वह माध्यम जिस माध्यम से अंदर के व्यवहार क्या हो जाएं, बाहर की ओर अभिव्यक्त हो जाएं, प्रदर्शित हो जाएं, वही क्या कहलाएगी, उसकी शिक्षा कहलाएगी। अर्थात वह माध्यम, जो माध्यम उसके आंतरिक व्यवहारों के लिए क्या कर दे, बाहर की ओर उजागर कर दे, मतलब आप प्रदर्शित कर दे, वही क्या कहलाती है, हमारी शिक्षा कहलाती है। आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। ये रही आपके सामने दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा है गांधी जी की। दूसरी परिभाषा आपकी गांधी जी। गांधी जी, तो गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी का मानना ये था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक एवं मनुष्य के शरीर मन व आत्मा का क्या सर्वांगीण विकास होना। अर्थात गांधी जी ने माना कि जो प्राणी है, गांधी जी ने माना कि प्राणी के मन का, उसकी आत्मा का और साथ साथ उसके शरीर का कैसा हो, सर्वांगीण विकास हो। कैसा? सर्वांगीण, या ऐसे कह सकते हैं चहुमुखी विकास हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन का विकास हो गया, उसकी आत्मा का विकास नहीं हुआ, उसके शरीर का विकास नहीं हुआ। अर्थात वह माध्यम जो क्या करता हो, मन का भी विकास करे, आत्मा का भी विकास करे और शरीर का भी विकास करे, वही क्या कहलाएगा, हमारी शिक्षा कहलाएगा। ये मानना किसका था? गांधी जी का। ठीक, अगली परिभाषा देखते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको बार बार रेज कर रहा हूँ। ये तीसरी परिभाषा है फ्रोबेल की। तो फ्रोबेल महोदय का मानना ये था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। तो फ्रोबेल महोदय हैं, फ्रोबेल महोदय का मानना ये था शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में बालक अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का क्या करता है भाई, विकास करता है, शक्तियों का विकास करता है। जैसे एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करने से पहले अपने द्वारा कृत कार्यों को किसी अन्य माध्यम से करता है, लेकिन जब वह शिक्षा के दौरान उन नियमों को, उन सिद्धांतों को, जिन सिद्धांतों से वह कार्य आसान हो जाए, उनको अपने जीवन में उतारता है, उतारने के बाद वह अपनी शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। जब वह दूसरी बार, यदि मान लीजिए एक विद्यार्थी किसी ऐसे काम को कर रहा है जो कि उसे नहीं आता, वही उसको यदि उस काम संबंधी शिक्षा दी जाए तो वह अपनी शक्तियों क्या करेगा, वही विकास करेगा और अनुभव के आधार पर उस काम को क्या करेगा, अच्छे से कर पाएगा। यही क्या कहते हैं फ्रोबेल महोदय कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में बच्चा अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है, और शक्तियों का विकास जो करवाती है वही क्या कहलाती है, उसकी शिक्षा कहलाती है। परिभाषा कितनी होगी आपकी? 3। चलिए नेक्स्ट परिभाषा जानते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, आप सबने बहुत बार सुनी होगी, नाम तो सुना ही है, अरस्तु महोदय, जो कि मनोविज्ञान की प्रथम विकास क्रम या प्रथम रूप के जनक कहे जाते हैं। कौन सा रूप? आत्मा का विज्ञान। कौन सा? आत्मा का विज्ञान। तो अरस्तु महोदय ने क्या कहा शिक्षा संबंधी? अरस्तु महोदय ने बताया कि जो अरस्तु महोदय का मानना ये था कि स्वस्थ मस्तिष्क किस में निवास करेगा, मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ, कि स्वस्थ शरीर में
ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निवास होता है या वास करता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है तो क्या उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा? नहीं ना। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो स्वस्थ ना होने की कंडीशन में क्या आप कुछ भी काम कर पाते हैं, कुछ पढ़ पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं? नहीं ना। यही मानना क्या था अरस्तु महोदय का कि जब हम खुद स्वस्थ हैं, हम खुद स्वस्थ हैं तो हमारे अंदर क्या है, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ है। अर्थात जब हम स्वस्थ हैं तभी हमारे अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, फिट नहीं हैं, तो हमारा क्या है, माइंड भी वैसे वर्क नहीं करेगा जैसे कि उसे करना चाहिए। आई होप आपको समझ आई परिभाषा। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है जॉन डीबी महोदय की। जॉन डीबी महोदय कहते हैं वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया क्या है, हमारी शिक्षा है। अगले महोदय आते हैं जॉन डीबी। जॉन डीबी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि वातावरण पर क्या हो जाए, जो नियंत्रण कर ले, वातावरण क्या कर ले, जो नियंत्रण कर ले, वही क्या है, शिक्षा है। अर्थात वह प्रक्रिया, जो प्रक्रिया वातावरण पर क्या करा दे, नियंत्रण। अब नियंत्रण का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि आप उसे अपने कंट्रोल में कर लें, कंट्रोल करने का अर्थ नहीं है, कंट्रोल करने का अर्थ नहीं, इसका अर्थ ये है कि जो वातावरण की परिस्थितियों को वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करे, ढाल ले, और ढालकर उस पथ पे चले जो पथ उसे क्या दिलाए, उसमें उसके अनुकूल कर पाए या उसका समायोजन आसानी से कर ले। वह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति वातावरण में अपने आप को क्या कर ले, समायोजित कर ले और वातावरण को अपने अनुसार ढाल ले, उसे क्या कहते हैं, उसका नियंत्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। तो जॉन डीबी का मानना ये था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण पर प्राणी का और प्राणी पर वातावरण का दोनों को क्या करा देती है, नियंत्रण करा लेती है या समायोजन करा देती है, जिससे आसानी से दोनों एक दूसरे में रह सकते हैं, ठीक, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है रूसो महोदय की। रूसो, अगली परिभाषा है हमारे रूसो महोदय जी की। रूसो महोदय क्या कहते हैं, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बालक किसके समान है, ये कीवर्ड अंडरलाइन करते रहना साथ साथ आप। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन क्या करो, प्रत्येक अध्यापक को या प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पुस्तक किसे मान रहे हैं, यहाँ पुस्तक मान रहे हैं हम बालक के लिए या छात्र के लिए। जैसे कि हम एक पुस्तक का अध्ययन किए बिना उस पुस्तक के बारे में नहीं जानते इस पुस्तक में अच्छाई क्या है या इसमें बुराई क्या है, ठीक उसी प्रकार जब तक हम एक बालक का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में नहीं जान सकते कि वह बच्चा क्या है, अर्थात उसके व्यवहार क्या है, उसकी रुचि किस में है, वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है, या किस प्रकार का वह अधिगम या किस प्रकार की वह शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। ये मानना किसका था, रूसो महोदय का, कि यदि हम बालक का अध्ययन कर लें जैसे कि पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो हम उस बालक के बारे में जान पाएंगे और तब हम उसको एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अगली परिभाषा देखता हूँ। तो अगली परिभाषा है अंबेडकर जी की, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी क्या कहते हैं, आइए अंबेडकर जी की परिभाषा जानते हैं। तो अंबेडकर जी की परिभाषा बड़ी ही दमदार परिभाषा है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही क्या होगा, दहाड़ेगा। आई होप आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किसका दूध है, शेरनी का। शिक्षा क्या है, शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही क्या होगा, दहाड़ेगा, वह उतना ही दहाड़ेगा। अब दहाड़ मारने का अर्थ यहाँ नहीं, ये नहीं है कि आप शेर के समान दहाड़ो। यहाँ दहाड़ मारने का अर्थ ये है कि आप जितनी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगे, देखो दूध पीना, यहाँ दूध पीने का जो शब्द है उस शब्द का अर्थ ये है इस क्षेत्र में कि आप जितनी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगे
आप जितनी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, उसका आने वाला जो निष्कर्ष है, जो परिणाम है, वो क्या होगा, उतना ही उत्तम होगा, या उससे आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। दहाड़ने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उतना ही अच्छा आपका परिणाम होगा। आप जितना दूध पियेंगे उतना ही क्या करेंगे, उछल कूद करेंगे, दहाड़ेंगे। ऐसे यहाँ कहते हैं B.R. अम्बेडकर जी कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है कि आप इसे जितना ज़्यादा पियोगे उतना ही ज़्यादा क्या करोगे, आप उन्नति करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। ये कुछ मुख्य परिभाषाएं थीं जो कि इस चैप्टर में आपको समझाई गई। आई होप आपने स्क्रीन पर चल रही सारी परिभाषाओं को नोट कर लिया होगा। इन्हें साथ साथ नोट करते रहना। हम CTET 2022 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक क्रम से। इन क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि एक सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है शून्य से शिखर तक, तो शून्य से शिखर तक का अर्थ ये है कि जीरो से लेकर हम कहाँ तक, सफलता की ओर बढ़ते हुए। इसी क्रम में आज ये दूसरा चैप्टर जो कि मनोविज्ञान के इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास संबंधी था, इसमें इतना हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। एक बिंदु इसमें और आता है शिक्षा मनोविज्ञान में कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे। शैक्षिक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है हमारे, वो थॉर्नडाइक महोदय माना जाता है। किसको, थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिनका पूरा नाम है। तो इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, या प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनका दृष्टिकोण क्या था, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। ये ध्यान रखना आप कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो हैं वो थॉर्नडाइक महोदय हैं हमारे। थॉर्नडाइक महोदय का अधिगम्य सिद्धांत भी है, बड़ा चर्चित, बड़ा फेमस सिद्धांत है इनका, आगे आएगा वो भी कराया जाएगा आपके लिए। तो आज ये चैप्टर आपके सामने समाप्त होता है। इसके PDF नोट्स आपके लिए टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो तो वह ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस। जो लोगो इस पे लगा है वही टेलीग्राम चैनल के प्रोफाइल में उसका लोगो लगा हुआ है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उस पर आपके लिए इससे संबंधी सारी अपडेट मिलती रहेगी। साथ साथ प्रत्येक चैप्टर की PDF भी आपके लिए उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे जैसे चैप्टर आपके कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे इनकी साथ में जो PDF में नोट्स हैं वह नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ये आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं, आने वाले जो हमारे न्यू लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम उस दिन नोट कराया था आपके लिए, तो उस पाठ्यक्रम में अब अगला जो हमारा पाठ्यक्रम में जो चैप्टर है वह चैप्टर है हमारा विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा। देखिए, यदि हम पाठ्यक्रम की मुख्य रूप से बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं हमारे वो विकास की अवधारणा, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा ये सब मनोविज्ञान के इतिहास के पाठ्यक्रम में आता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से है, जनक कौन कौन रहे इनके, और इसकी प्रकृति क्या थी, इसकी उपयोगिता आखिर क्या रही, इसमें शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान ने कितने रूप बदले, कहाँ से इसका विकास क्रम चला। तो ये सब मनोविज्ञान की इतिहास में आता है हमारा। और यहाँ से एक ऐसा नया चैप्टर शुरू होगा हमारा विकास की अवधारणा, जो कि गर्भावस्था से लेकर अर्थात जीरो से, मान लो आप जीरो से हम 18 वर्ष, 18 का मतलब ये आपका कि किशोरावस्था, जिसके बीच में आप 0 से 18 वर्ष का अध्ययन करेंगे, सारी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, सारी अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विकास के कारक करती है जो कारक उनको प्रभावित करते हैं। तो इतना सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर हमारा क्या होगा, विकास की अवधारणा संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।
बहुत जल्द मिलते हैं आपके लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।